हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के जी जान लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं। आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम है विजय सर। इससे पहले मैं थोड़ा आज सोच रहा हूं इस वीडियो में अपनी एजुकेशन के बारे में बता दूं। तो मैंने जो है एमएससी बायोकेमिस्ट्री से किया है, एमएससी बॉटनी से किया है और उसके साथ ही बीएड है मेरा। इतनी ही मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं कि आज हम लोग नया क्या सीखेंगे। तो क्या नया सीखेंगे बच्चों? आज सीखेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड का काम करेंगे, तमाम खल्लास होगा। लेकिन सुन लो एक बात ध्यान से, कान खोल कर अच्छे से, कि क्लास 12th और क्लास 11th दोनों में ये पॉलीसेकेराइड हेडिंग दिया हुआ है। दोनों के एनसीईआरटी में क्लास 12th में कहां पर है? केमिस्ट्री में है, जैव अणु चैप्टर में है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। और बायोलॉजी के जो है कि उसमें बायोलॉजी का 9th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल बायो में, तो उसमें भी पॉलीसेकेराइड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो देखो सिलेबस नीट में क्या आने वाला है, केमिस्ट्री और बायो दोनों आएगा। अब दोनों से आएगा तो हम सोच रहे हैं अलग अलग जगह पढ़ाने से बढ़िया है दोनों का यहीं पर, जैसे अभी मैंने खोल कर रखा है, आप इसको देख सकते हो, ये केमिस्ट्री वाला है, ठीक है। और इसके बाद तुरंत ही इसी पर मैं बायो वाला भी बताऊंगा, क्योंकि बायो वाले पॉलीसेकेराइड में ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बनाया नहीं है, बताया नहीं बहुत डिटेल में, लेकिन उसमें भी जो कुछ लाइनें लिखी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने इसको शुरू में लिया है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इन सभी स्ट्रक्चर को आज हम लोग क्लियर करेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है और इसकी संरचना कैसे बनेगी। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा दिया है, मोनोसेकेराइड में भी पढ़ा दिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सबकी संरचना बता दिया हूँ, गैलेक्टोज की बता दिया हूँ, ऑलिगोसेकेराइड भी हो चुका है जिसमें सुक्रोज, माल्टोज, इन सभी का मैंने संरचना बनाया है। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख लो, बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अगर हार्वर्ड संरचना समझ में आती है तो यहाँ से देखो तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आती है तो पहले चले जाओ ग्लूकोज की संरचना वाला वीडियो देख लो, तो वहां से क्लियर होते होते चला आएगा, क्योंकि ये लिंक होता है। साइंस का मतलब ही होता है क्रमबद्ध ज्ञान का अर्जन करना। क्रमबद्ध मतलब अभी मैंने उसको नहीं पढ़ाया होता तो इसको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा पॉलीसेकेराइड, तो कभी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मोनोसेकेराइड उसमें बहुत ज्यादा बायो वाले बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत कम दिया है मोनोसेकेराइड वगैरह के बारे में, लेकिन केमिस्ट्री वाले में पूरा दिया है। इसीलिए मैंने केमिस्ट्री वाले का ही पीडीएफ लेकर ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है। और इसमें आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो किस किस चीज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, स्टार्च की, ठीक है। तो स्टार्च की आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो चलिए आइए देखिए, पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां, हमने बताया था कि अगर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑलिगोसेकेराइड बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा वाला पार्ट। और ये तीसरा पार्ट क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड देखिए 3 भाग होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वाले में 3 से 7 कार्बन होते हैं, बढ़िया से बताएं, वीडियो देख लेना। ऑलिगोसेकेराइड उन्हीं मोनोसेकेराइड के ही मिलकर बनने से बनता है। तो मतलब 2 जुड़े या 3 जुड़े या 4 जुड़े या 5, 6, 7 ऐसे करते करते अगर 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑलिगोसेकेराइड। लेकिन उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है ये मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो मोनोसेकेराइड आपस में लिंक होते हैं, जुड़ते हैं, वो एक बंध द्वारा बंध बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बंध। आगे मिलेगा बताएंगे, ठीक है, द्वारा जुड़ी रहती है। यह प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि देखो इसी में हमको पढ़ना है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अब स्टार्च क्या होता है? अच्छा, इनका मुख्य काम देख लो, भोजन संग्रह तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे स्टार्च, देखो पहली लाइन लिखा है, स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। मतलब कि जो हम लोग चावल खाते हैं या तो फिर गेहूं खाते हैं तो ये किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में, ठीक है। यानी कि पौधे जो होता है वो अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? स्टार्च के रूप में। ये भी पूछा जा सकता है, ये लोकल एग्जाम में पूछा जा सकता है।
फिर इसका यह मनुष्य के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। जाहिर सी बात है भाई, हम लोग चावल, रोटी, दाल यही सभी चीजें खाते हैं। जैसे दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो बताए ही है। यह अल्फा, यहाँ से देखना ध्यान से, यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, यानी कि इसमें सिर्फ ग्लूकोज की संरचना पढ़ोगे, देखोगे वीडियो, तो उसमें भी बताया मैंने अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज ही आपस में जुड़ जुड़ के बहुत ज्यादा मात्रा में जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे। ठीक है, अब इसके दो घटक होते हैं, एक होता है एमिलोस और एक होता है एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। अब यहाँ से देखो हाईलाइट करने वाली चीजें हैं, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट उट के लिए। देखो एमिलोस जो होता है ना, वो जल में घुलनशील होता है, मतलब ये पानी में घुल जाता है एमिलोस। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। एमिलो पानी में घुल जाता है और यह स्टार्च का 15 से 20% भाग केवल बनाता है। मतलब स्टार्च को कह सकते हो कि दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक एमिलोस से और एमिलोपेक्टिन से। एमिलोस जिसमें से पानी में घुल जाता है और यह केवल 15 से 20% बनाता है। तो बाकी जो बच रहा है 80, 75, 80%, 85%, वो कौन बनाएगा, एमिलोपेक्टिन बनाएगा। ठीक है, तो देखो रासायनिक रूप से एमिलोस 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है, मतलब सीधे चेन में इससे जुड़ी रहती है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं निकली रहती है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे नीचे, जो आपस में कार्बन 1 तथा कार्बन 4 के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखो हाईलाइट कर लेना एकदम बढ़िया से, एमिलोपेक्टिन जो होता है वो जल में अविलेय होता है, ये पानी में नहीं घुलता है एमिलोपेक्टिन, याद रखना। ठीक है, और यह स्टार्च का भाई कितना बनाती है, 80 से 85% भाग बनाती है, हमने तो बता ही दिया आपको। यह किससे बनी होती है, यह भी देखो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां तो होती है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें, ब्रांचिंग होती है, मतलब शाखाएं बनी रहती है, ऊपर भी, नीचे भी, सीधे भी, ऐसे निकला हुआ रहता है। ठीक, जबकि ये एमिलोस वाला क्या बताए हैं, एमिलोस पानी में घुल जाता है, बहुत कम भाग, मतलब 15 से 20% भाग बनाता है स्टार्च का, और ये अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ, हम लोग देखते हैं कि जिसमें कार्बन 1 से कार्बन 4 के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, जबकि जो ब्रांचिंग होगी उसमें कार्बन 1 से कार्बन 6 पर ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। ठीक है, अब देखो बात तो समझ ली है कि जो लिखा हुआ है, अब इसकी संरचना हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है ना, कैसे, तो देखो एमिलोस है, एमिलोस में हमको पता है कोई ब्रांचिंग होगी नहीं, और ये कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर देता हूं। संरचना तो देखो याद ही रखना पड़ेगा, तो याद कैसे रखोगे, संरचना को याद भी नहीं रखना, अपने से बना सकते हो, आप कैसे बना सकते हो वो मैं बता दिया हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए बोला हूं कि अगर वो वाला वीडियो देखकर आओगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा, मक्खन हो जाएगा पूरा, इससे डर नहीं लगेगा तुमको। ठीक है, तो देखो उस वीडियो का लिंक जो है ना उन सबका मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन करता चला जाऊंगा, तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना है। अब सोचोगे ये ओ कहाँ आ गया, ओ देखो इसको भी जोड़ा है और इस वाली इकाई को भी जोड़ा है, ये एक ग्लूकोज है। ठीक है, और ये वाला देखो ये दूसरा ग्लूकोज का अणु है, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो ये आपस में हमको दिख रहे हैं किससे जुड़े हैं, सिर्फ ओ से जुड़े हैं। अब ये ओ आया कहां से, इसको मैं लाइटली बता देता हूं। ठीक है, अगर तुम लोग सभी लोग मेरी प्रॉपर वीडियो देखते हो तो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो यहाँ पर ना OH होता है। ठीक है, क्या होता है, रुक जाओ बच्चों, इसको जूम करके थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, तो और चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। रुक जाओ, इसको इरेज कर लेते हैं तब बताते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, एक सेकंड, इसको इरेज कर लें, इरेज करके इसको जूम कर दे ताकि हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, देखो इसको जूम करते हैं, भाई कहाँ गया, ठीक है, लो भाई जूम हो गया अभी। ठीक है, अब तो अच्छे से दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, अब देखो क्या होगा ना कि यहाँ पर ये O कैसे आया, देखो यहाँ पर जो होता है संरचना में देखोगे तो यहाँ पर OH होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में जो इसकी संरचना होगी इसमें क्या होगा, OH। तो इसकी भी भाई संरचना में क्या होगा, इस वाले की भी संरचना में नीचे क्या होता है, OH। ठीक है, OH। अब क्या होगा ना, यहाँ पर जैसे ही बंध बनेगा तो इसमें से एक जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु का मतलब H2O, क्या निकलेगा, H2O। H2O निकलने का मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेगा और एक कौन निकलेगा, ऑक्सीजन। तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, मतलब कि ये ऐसे बना सकते हो सभी लोग। देखो यहाँ से ये गायब हो गया। ठीक है, ये निकल के आ गया यहाँ पर। अब बचा ये सिर्फ एक ही O ना, अब एक O इसको जोड़ेगा, समझ में है, तो यही वाला O देखो इसको भी जोड़ा है।
ठीक। तो यहाँ से तो वैसे ही देखो ये वाला भी है, तो ये बंधन क्या कहलाएगा, ये जो बंध है ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। और ये बंधन जो है इसको अल्फा बंधन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। कार्बन जुड़ा है एमिलोस में, ये भी याद रखना, कार्बन 1 जुड़ा है और कार्बन 4 जुड़ा है, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, फिर बायो का भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एमिलोस तो देख लिए, अब एमिलोपेक्टिन देख लो, ठीक है। अब एमिलोपेक्टिन में क्या होता है, हमने बताया कि सीधे भी रहता है लेकिन इसमें ब्रांचिंग भी निकली रहती है, देखो ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो सीधे तो कैसे जुड़ा है तो समझ ही रहे हो, अभी बताए हैं, लेकिन ऊपर कैसे जुड़ा है देखो, तो यहाँ पर जानते हो CH2OH होता है। रुक जाओ, इसको भी थोड़ा सा जूम करके तुम लोग को बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे बना भाई, इतना डरावना सा कैसे हो गया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था OH, देखो CH2 के पास क्या है, OH जुड़ा है, CH2 के पास देखो OH जुड़ा है, तो इस भी CH2 के पास OH था। और यहाँ पर हमने बताया ये नीचे क्या होता है, OH। तो देख रहे हो ना कि यहाँ से H2O निकल के भाग गया है, H2O, ठीक है। तो ये कार्बन बेचारा भी हो गया है, ये वाला भी बेचारा हो गया है, तो यही आकर यही वाला ऑक्सीजन इसको भी जोड़ा है और इसको भी जोड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ब्रांचिंग बन गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो कितना आसान है ना समझने में, केवल चित्र डरावना है, तो इसको देखकर डर मत जाना, ठीक है तुम लोग। तो ये एमिलोपेक्टिन की संरचना हो गई। अब आ जाओ सेलुलोज पे, ठीक है। सेलुलोज में क्या होता है हम लोग पहले पढ़ेंगे इसको। सेलुलोज विशिष्ट रूप से कहाँ पर पाया जाता है, हमने बताया कि प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट में जो रुई होती है ना, रुई देखिए वो कॉटन, ठीक है, वो सेलुलोज ही होता है, वो मिलेगा आगे बताएंगे, उसमें लिखा भी है एनसीईआरटी में। यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिका की सेल वाल का प्रधान अवयव, यानी कि जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वाल बनती है वो सेलुलोज की ही बनती है, ठीक है। और सेलुलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत ढेर सारे असंख्य मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होगा। तो कौन से मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज, किससे मिलकर बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज से बनी एक रिजु रेखा युक्त पॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर देख लेना, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है और दूसरे से कार्बन नंबर 4 के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इजिली तुम लोग, ठीक है। अभी हम बताते हैं, यहाँ पर देखो उसमें अल्फा बंधन था स्टार्च में, और इसमें कौन सा है भाई, बीटा बंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन नंबर देखो 1 है बच्चों, ये कार्बन 1 है, और ये कौन सा कार्बन है, ये 2 है, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है, 3 है, और ये कौन सा है, 4। तो देखो 4 वाले कार्बन के नीचे का जो OH था दिख रहा है ना, अब ये कार्बन नंबर 1 है, दूसरे वाले का ये 2 है, तो देखो इस 1 वाले के साथ जुड़ा है कि नहीं, इस वाले के साथ, ठीक है। तो देखो 4 वाला, देखो यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 वाला लिंक है किसके, इस दूसरे वाले के पहले कार्बन से, ठीक है। और ये ऑक्सीजन बंध जानते हो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, और कैसे बना है हमने बताया भी कि यहाँ पर OH इसका था और इसका भी OH था, दोनों में से H2O निकल गया, तो क्या बचा कि इनके बीच में बंध बन गया। इस बंध को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध। और इस प्रकार के जुड़ने को क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बंधन। क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा बंधन, ठीक है। अब हम लोग आइए देखते हैं आगे किसकी संरचना दिया हुआ है। अब आगे दिया है ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, इसको याद कर लो। ग्लाइकोजन क्या होता है ना कि जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो जो भोजन बच जाता है भाई उसका वो सभी स्टोर किए रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जंतुओं के शरीर में भी जो भोजन हम लोग खा लेते हैं, जो पच जाता है, तो उसका तुरंत हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं सभी एनर्जी का। तो कुछ एनर्जी जो है बची रहती है, तो वो बची रहती है तो मतलब बॉडी में, लीवर में स्टोर रहती है। तो किस रूप में स्टोर रहती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। चूंकि इस संरचना में एमिलोपेक्टिन, इसकी संरचना किसकी तरीके से होती है, एमिलोपेक्टिन की तरह, मतलब ये बीटा बंधन वाला, ठीक है, ब्रांचिंग वाला जो देखे हो अभी, ठीक। सॉरी यहाँ पर बीटा बंधन नहीं, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो ब्रांचिंग वाला देखे हो इसकी तरीके से होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि प्राणी में जमा होता है, एवं यह एमिलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच होता है, इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। यह लीवर, यकृत मतलब लीवर, मसल्स तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, क्योंकि वहीं पर फूड मटेरियल स्टोर रहता है इसी रूप में। जब शरीर को ग्लूकोज की, देखो जो बताएं वो लिखा है, जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ देते हैं, ग्लूकोज में। किसमें तोड़ेंगे, ग्लूकोज में। भाई देखो जैसे मान लो
तुमको पैसे की जरूरत है, तुमको किसी सामान की, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखोगे ना। अब क्या करोगे कि जब तुमको सामान चाहिए तो जाकर वो पैसा देकर वो सामान ले लोगे। तो वैसे ही जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में किस रूप में स्टोर है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब जब हमको जरूरत पड़ेगी तो किसमें ब्रेक होगी, पहले ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज के रूप में ब्रेक हो जाएगी तो वही ग्लूकोज एनर्जी देगा, उसका ऑक्सीडेशन वगैरह होगा, रिस्पायरेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी। ग्लाइकोजन देखो ईस्ट तथा कवक में भी मिलता है, ये बात नोट कर लेना सभी लोग, ठीक। फिर इसके बाद देखो अब आ जाते हैं हम लोग ना, ये वाला तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, ठीक है। मतलब क्या क्या पढ़े यहाँ पे, ग्लाइकोजन हम लोग पढ़े, स्टार्च पढ़े और सेलुलोज, 3 टॉपिक पढ़े। ये तो केमिस्ट्री वाला हो गया, इनकी संरचना वगैरह से, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ बायोलॉजी वाले में, जहां से पक्का जान लो कि एक क्वेश्चन आएगा, उसी पीडीएफ पे मैं तुमको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, वेट क्या करो, देखते रहो बस, और साथ में बने रहो। हम उस पीडीएफ को ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पर 1 सेकेंड रुके रहो बच्चों, कहां चला गया, खुल जा भाई। बायोलॉजी 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 का पीडीएफ, हाँ देखो आ गए हम लोग अपने मस्त स्ट्रक्चर। पहले इसको देखो, इसको देखो, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो वही है जो मैंने तुम लोगों को बताया है, ब्रांचिंग वगैरह। देखो इसकी इधर पे देखो ये कैसे जुड़ा है, फिर आकर देखो ओ से जुड़ा है, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये देखो छोटे से बॉक्स में करके दिखाया है। छोटे से बॉक्स में क्या है कि मतलब इतने दूर का इसमें स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। इतने दूर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है कि कैसे आपस में बंधे हुए। फिर देखो ये सीधे बंधे हैं, फिर यहीं से ब्रांचिंग निकली है, देख रहे हो ना। जो कार्बन नंबर इधर 4 और का तुम लोग देखे हो, देखो इधर ब्रांचिंग निकली है, ठीक। और वही दिखा रहा है कि यहाँ से ब्रांचिंग कैसे निकली हुई है। देखो अब यहाँ पर बायोलॉजी में हमने बताया ना तुम लोगों को कि चीजें बहुत कम दी हुई हैं, लेकिन जितना दी हैं गजब की चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो दिखाऊंगा भी कि देखो बेटा यही पढ़ाया हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखो जो अम्ल अविलेय भाग में, मतलब ये एसिड में घुलता नहीं है, ठीक है। तो एसिड में घुलता नहीं है, ये बात कैसे पता, ये जब पहला मेरा लेक्चर देखोगे ना तब उसमें मैंने बताया था कि कैसे इनको सेपरेट किया गया था। फिर इसके बाद अम्ल अविलेय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणु, मतलब बड़े अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी चेन होती है। यह चेन सूत्र की तरह, मतलब कपास का जो रेशा होता है, ठीक है, कॉटन का जो रेशा होता है, विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड, मतलब सिंगल सेकेराइड यानी कि मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। जैसे देखो सेलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है। सेलोज के बारे में उसकी संरचना भी देख लिए, देखे ना कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए ये चीज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। तो नीट में जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेलोज होता है क्या वो समबहुलक होता है या विषम बहुलक होता है, मतलब एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है या अलग अलग प्रकार के। जरूर देख लेना है, क्वेश्चन बेटा आया भी होगा और हम कराएंगे भी और आएगा भी, ठीक है। तो फिर इसके बाद आ जाओ समबहुलक। सेलोज क्या होता है, एक समबहुलक होता है। समबहुलक मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रकार के अणुओं से एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इसका एक परिवर्तित रूप देखो स्टार्च, यानी कि जो बताए हैं सेलुलोज से क्या होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन यह फिर कहाँ चला गया भाई, हाँ यह प्लांट टिश्यू में एनर्जी के रूप में रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्च हमने बताया है कि फूड मटेरियल स्टोरेज के रूप में रहता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप भी रहता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। देखो कितना चीजें आसान है, वही सेम चीजें दिया हुआ है, लेकिन अभी नीचे मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें नहीं दिया था, इसलिए इसको ओपन किए। देखो यहाँ पर एक तो वो जान लिए क्या कि सेलोज एक समबहुलक है, और एक यहाँ पे जान लेना इनुलिन जो होता है वो फ्रक्टोज का बहुलक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट कर लेना 2-3 बार। फिर इसके बाद यह एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा ना, हम रुक जाओ 1 सेकंड, अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करें दूसरे साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। यह एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनअपचायक होता है।
मतलब जो राइट साइड देखेंगे हम लोग, अभी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, उसमें जो राइट साइड होगा ना वो अपचायक मतलब रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूसिंग होता है, और जो लेफ्ट साइड देखेंगे वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। देखो कैसे होता है, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो ये ग्लाइकोजन का देखो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये राइट सिरा देख रहे हो ना कि ये रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूसिंग है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखना, ठीक है। दाहिना क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, मतलब अपचायक होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह एक शाखा युक्त होती है, दिखा ही कि मतलब जो ब्रांचिंग है इसमें। फिर स्टार्च में द्वितीय कुंडलिका संरचना मिलती है, ये देखे हो। अब यहाँ पे ये हाईलाइट करो बच्चों, ये यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही। वास्तव में जो स्टार्च होता है, मंड माने स्टार्च, जो पौधों का भोजन स्टोर होता है जिस रूप में आयोडीन जो अणु होता है इसके कुंडलित भाग से जुड़े रहते हैं, ठीक है। आयोडीन देखो होता है अणु स्टार्च से जुड़कर नीला रंग देते हैं। कैसा रंग देते हैं बच्चों, नीला। कौन देगा, आयोडीन अणु। किससे जुड़कर, स्टार्च से, ठीक है। तो कभी कभी देखते हो कि आलू उलू जो है वो काटने पर नीला उला टाइप में हो जाता है, तो वो इसी वजह से, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो स्टार्च से जुड़कर क्या देता है, नीला रंग देता है। लेकिन सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण यह आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है और कलर नहीं देता है। समझ में आया। तो ये जरूर से देख लेना कि आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला देता है, जबकि सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं पाई जाती हैं। जटिल कुंडलियां मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से उलझा नहीं होता है, इसीलिए आयोडीन इसमें घुस नहीं पाता है सेलुलोज में। अगर घुस जाता है सेलुलोज में भी तो ये भी नीला रंग देने लगता है। समझ में आया, ठीक। तो ये जरूर से देख लेना, अभी नीट का क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इतना था देखो। तो अब भाई देखो ये हम लोगों का पॉलीसेकेराइड में मात्र इतना ही हम लोगों को दिया था। फिर अब यहाँ पर भी थोड़ा सा और भाग बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि प्लांट जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। हमने बताया ही, जैसे मान लो कि प्लांट की अगर हम लोग सेल कोई बनाते हैं तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है यही क्या कहलाता है, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है, जानते ही हो कि पौधे जो कि सेलुलोज होता है, तो पौधों को जानते हैं ना, उसके छाल निकाल कर खूब उसको पीसा उसा जाता है, एकदम लुगदी बना दिया जाएगा, तो वो भी कागज भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। फिर रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं, जो रुई होता है, ठीक है, वो भी सेलुलोज होता है। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो अम्ल व रासायनिक रूप में परिवर्तित होकर शर्करा जैसे ग्लूकोसमीन, NS एसिटाइल ग्लूकोएमीन, ठीक है, ग्लूकोएमीन आदि से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आर्थ्रोपोडा, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, आर्थ्रोपोडा का जो बाइकंकाल, आर्थ्रोपोडा में कौन से जानवर आते हैं, आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, और पोडा मतलब लेग, ठीक है, मतलब जिनके तुमको देखने पर ही लग जाएगा कि इनके पैर ज्वाइंटेड है। जैसे काकरोच हुआ, ठीक है, काकरोच को देखोगे तो उसका पैर जैसे लगेगा जोड़ जोड़ है, कई जगह सेगमेंट में। केकड़ा का देखते हो कभी, ऐसे होता है फिर जुड़ा है, ऐसे होता है फिर जुड़ा है। बिच्छू हुआ है, ये सभी किसके मेंबर होते हैं, आर्थ्रोपोडा का। और चींटा हुआ, ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा के होते हैं। इनके जटिल सेकेराइड काइटिन से बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इनकी जो स्केलेटन होती है, जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का। तो उनको मारोगे तो फूट जाएंगे वहीं से, ठीक है। अगर मारोगे भी ऊपर से, जैसे केकड़े को मारोगे तो फूट जाता है, ठीक। ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर कैसे होते हैं, समबहुलक होते हैं, बस। अब इससे अगला टॉपिक तो तुम लोगों को दिख ही गया है क्या होने वाला है, न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही लाजवाब लेक्चर होगा न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैसे खोजबीन किया गया, क्योंकि यही बेस है न्यूक्लिक एसिड बेटा। अगर ये नहीं समझे तो तुमको डीएनए आरएनए कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के ही लड़के होते हैं डीएनए और आरएनए। तो पहले बाप को तो समझ लो इस न्यूक्लिक एसिड को, तब हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और आई होप कि सभी लोग एकदम बढ़िया से बुक में टिक लगा लिए होगे अपने से।
और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें देखना ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर जो चीजें अगर मान लो बाय द वे एक बार नहीं समझ में आती है तो दोबारा देख लिया करो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो उसको कमेंट में पूछ लिया कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।